हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बुढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता कि आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास के अंतर्गत हम लोग हैं इकोनॉमिक्स, और हमारे इकोनॉमिक्स में चैप्टर चल रहा है भारत और उसके पड़ोसी देश का विकासात्मक क्या है अनुभव, तुलनात्मक अनुभव के हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे। भैया क्या इनका अनुभव है, कैसा इनका तुलनात्मक एक्सपीरियंस है, इन सभी पर बात कर रहे थे। कल मैंने कहा था कि थोड़ा सा जो ये रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप थोड़ा इनको घर जाकर एक बार अच्छे से पढ़ के आना। कितने बच्चों ने पढ़ा है? चलो देख लिया। एसडीआई रैंकिंग देख ली के साथ वन, जैसा जन्म, ये सारे इनको हम लोग गौर करके एक एक करके देख चुके हैं। आखिर में इतनी स्थिति कैसी बनी हुई। आगे बढ़े। अब कुछ ऐसे मानव विकास के कुछ संकेतक तो होंगे, आपका इंडिकेटर तो होंगे, जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं भैया किस तरह का ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हम गौर करेंगे, महसूस करेंगे, तो वो चीजें हम लोग देखेंगे होंगे। तो ये भी तो सबसे बड़ा कॉमन चीज है इसमें, ये तो देखना आखिर में हो क्या रहा है। ठीक है, कि थ्योरी क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, किस प्रकार से वो चीजें कर रहे हैं, इन सबको देखना भी कैसा है। तो हम देखें, हम लोग एक बात करें, हम बात कर रहे थे मानव विकास के संकेतक। आपने निचली कक्षाओं में मानव विकास के संकेतक और महत्व के अनेक विकसित और विकासशील देशों की स्थिति के बारे में पढ़ा कि क्या है, किस प्रकार हैं, क्या उनकी स्थिति है, उनके बारे में आपने जैसे पढ़ा हो। आइए हम देखते हैं कि भारत, चीन और पाकिस्तान ने मानव ने चुनिंदा संकेतक को कैसे परफॉर्म किया है, ये हम आपको सारणी 8.5 में दर्शाता है कि चीन, भारत तथा पाकिस्तान आगे है। यह बात अनेक संकेतों के विषय में सही है, आय संकेतक के विषय में भी सही है, अर्थात प्रति व्यक्ति जीडीपी अथवा निर्धनता रेखा के नीचे की जनसंख्या का जो अनुपात, अथवा स्वास्थ्य संकेत जैसी मृत्यु दर, स्वस्थता, साक्षरता तक पहुंच, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण चीन, पाकिस्तान की निर्धनता के नीचे के लोगों का अनुपात कम करने के लिए भारत से आगे है। कह रहा है कि अगर आप चाहे जीडीपी देखो, चाहे निर्धनता रेखा देखो, चाहे कोई भी और लाइन देखो, उनमें जीवन प्रत्याशा है, कुपोषण विकास रेट है, आप इनमें से किसी को भी देख लो, एंड फिर कर आपको एक चीज समझ आएगी कि हर देश ने गरीबी को कम करने का प्रयास किया है। और देश, चाइना जैसे देश वहां गरीबी को कम करने में ज्यादा सफल हुए हैं, वहीं तुलनात्मक रूप से भारत का स्तर गरीबी को कम करने में इतना आगे नहीं रहा है जितना और देश ने यहाँ गरीबी को, और ये बात सच भी है। ठीक, शिक्षा के मामले में इसका परफॉर्मेंस भारत से बेहतर है। चाइना भारत से हेल्थ हेल्थ जो आपका है गरीबी के साथ साथ स्वच्छता में भी अच्छा है, और ये दोनों देश महिलाओं की मातृ मृत्यु दर को बचा पाने में सफल रहे। तो उसको देखिए कि पाकिस्तान भी मातृ मृत्यु दर को बचाने में भारत से ज्यादा सफल रहा है। चीन में 1 लाख जन्म लेने वाले बच्चे पर केवल 29 महिलाओं की मृत्यु हुई। कितने? 1 लाख। और हम किस पे मापते हैं? प्रति हजार में। 1 लाख पर कितना है? केवल 29 महिलाएं हैं जिनकी आपका डेथ हो जाती है। ठीक, यही हमको जबकि भारत और पाकिस्तान में यह संख्या 133 एवं 144 के ऊपर है। भारत में कितना है? भारत और पाकिस्तान में फिर भी वहां सही है। भारत में कितना है देखिए, 133 और पाकिस्तान में 140। तो यहाँ हम प्रति हजार में मापते हैं, वो प्रति लाख में मापते हैं। सोच के देखिए, काफी अंतर आता है प्रति हजार और प्रति लाख में मापते। 3 देशों में उत्तम पेयजल का स्रोत उपलब्ध क्या है? चाइना में दोनों देशों में कम गरीबी, व्यक्ति एवं स्वास्थ्य ज्ञान के दिए गए में अंतर क्यों है? अरे ऐसा क्यों है? हर चीज में चाइना में इन चीजों को देखते हुए अंतर दिखाया गया, परंतु ऐसे प्रश्न पर विचार करने अथवा निर्णय लेने के समय में हमें
मानव विकास संकेतों के विषय में विवेकपूर्ण संबंधी एक समस्या पर ध्यान देना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी संकेतक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु पर्याप्त नहीं है। इंपॉर्टेंट तो जरूर है, लेकिन आप कहो यही पर्याप्त है और कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। पर्याप्तता कुछ अलग चीज है और ये कुछ अलग है। ये हमको ध्यान रखना कि पर्याप्तता बहुत अलग है और ये बहुत अलग है। एक बार देख लीजिए। आगे बढ़े। इसके साथ ही स्वतंत्रता संकेतों में भी आवश्यकता है सामाजिक व राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया। लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा के संकेत को इसको माप के रूप में जोड़ दिया जाता है, परंतु इसे इसके अतिरिक्त मानवीय विकास सूचक की रचना में महत्वपूर्ण नहीं है। कैसे है? महत्वपूर्ण रचना में आपका नहीं है। ऐसा कुछ स्पष्ट स्वतंत्रता संकेत इनमें अभी तक नहीं जोड़े गए हैं, जैसा कि नागरिक अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा, नगरपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा, या नगरपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने की संवैधानिक सीमा, और विधि सम्मान शासन तक लागू नहीं किया गया है। और इसमें कुछ उपाय और सूची शामिल हैं। ये बिना महत्व दिए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक के निर्णय अधूरे रह जाए। इनको हम उपदेशात्मक रूप में तो मापते भी। क्लियर है? किया जाए, कैसे इनको देखा जाए और क्या क्या ये सारी चीजें हैं, इनको हम एक एक करके माप लें। ठीक है भाई। विकास नीति और एक मूल्यांकन। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी देश की विकास नीतियों को अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन एवं सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक। विश्व के विभिन्न देशों भागों में सुधार कार्यक्रम को लागू होने के पश्चात ऐसे विशेष रूप से देखा गया। कह रहे विश्व के विभिन्न भागों में कार्यक्रम सुधार को लागू करने के पश्चात ऐसा विशेष रूप से देखा जा सकता है, जैसे हमारे पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं में कुछ सीख करने का प्रयास है। आवश्यकता है हमें उनकी सफलता और विफलताओं को मूल काढ़ने से समझें, और यह आवश्यक है कि हम उनकी रणनीतियों और विभिन्न चरणों के बीच के अंतर और विरोध करें और विभिन्न देशों की अपनी विकास करें। आइए सुधार कार्यक्रम को आरंभ बिंदु के रूप में हम ले जाते हैं। हम जानते हैं कि सुधार कार्यक्रम का आरंभ चाइना में 1978 में और पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1991 में प्रारंभ किया। यानी कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म की अगर हम बात करें सुधारों की, तो पाकिस्तान हमसे पहले रहा है 1988 में। हम कब आए? 1991 में। और जो चाइना है वो कब चला गया? 1978 में। यानी कि वो हमसे पहले सुधार कार्यक्रमों की तरफ आगे बढ़ चुका था। वो ज्यादा अग्रसर जो था हमको दिखाई दे रहा। ठीक। ये सारी चीज देख लिए। सुधार पूर्व और सुधार के पश्चात अवधि में उनकी विफल उपलब्धियों और विफलताओं का संक्षिप्त में आपका मूल्यांकन किया। चाइना ने संरचनात्मक सुधारों को 1978 में क्यों प्रारंभ किया? चीन को उन्हें प्रारंभ करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोई बाध्यता नहीं दी, जैसा कि भारत और पाकिस्तान को दी। चाइना के तत्कालिक नेता माओवादी शासन के दौरान चाइना की धीमी आर्थिक समृद्धि और देश के आधुनिकीकरण के अभाव को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने यह महसूस किया कि केंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता और विदेशी प्रौद्योगिकी उत्पाद और पूंजी के बहिष्कार पर आधारित आर्थिक विकास माओवादी दृष्टिकोण को विफल रहेगा। अच्छी बात। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, हम लोग विदेशी पूंजी प्रवाह को रोकेंगे और ये सारे विरोध अगर हमने करे, जिस तरीके का हम डेवलपमेंट और गोल चाहते हैं वो हमको अचीव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ये विचार देख लिया कि विफल कारण क्या है? कि बहिष्कार, नई टेक्नोलॉजी ना आना, उत्पादन ना होना, आत्मनिर्भर ना होना और आपका विकेंद्रीकरण की डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम। इसी को मुझे सुधारना होगा।
व्यापक भूमि सुधार समुदाय ग्रेट लीप फॉरवर्ड के पहले के बाद 1978 में प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन उतना ही था जितना कि 1950 के दशक के मध्य था। यह भी देखा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारिक फलस्वरूप सुधार और दीर्घ विकेंद्रीकृत योजना और लागू सुधार अवधि में और उपाय संकेतक में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। सुधारों के परिणाम में होने वाली पूर्व ग्रामीण बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार हो चुका था और कम्यून व्यवस्था के कारण खाद्य आर्थिकता समानतापूर्ण एवं वितरण था। विशेषज्ञ यह कहते थे कि प्रत्येक सुधार से पहले छोटे स्तर पर लागू किया गया और बाद में उसे व्यापक पैमाने पर लागू किया गया कि भाई आप जो भी आप लागू करना चाहते हैं, कोई भी आप इम्प्लीमेशन चाहते हैं, इस तरह का कोई चीज़ आपको लागू करना है, कहीं भी कोई आपको नीति बनानी, कोई नया प्रैक्टिकल करना है, सबसे पहले आप उसको छोटे रूप में चलाएं। अगर वो छोटे रूप में सफल होता है, आप उसको मार्क्स लेवल पर आप तुरंत फॉलो कर सकते हैं। अगर हम छोटे रूप में चलाएंगे तो हमको उसकी प्रॉफिट और लॉस का अच्छे से और क्या चीज़ों की ज़रूरत है हम उसको वहीं महसूस, इसलिए हमें छोटे रूप में चलाना चाहिए। अगर छोटे रूप में सफल होते तो हम उनको व्यापक रूप में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागू सफलता और विफलता का आकलन कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और ये सारी चीजें हैं इनकी विफलताओं का हम लोग आकलन करते हैं। उदाहरण के लिए जब छोटे छोटे भूखंड कृषि के लिए व्यक्तियों को दिए गए बहुत सारी बड़ी संख्या में समृद्ध बनाते गए, फलस्वरूप ग्रामीण उद्योग के अभूत विकास की स्थिति बनी और आगे सुधार के लिए आधार बनेगा। विद्वानों को अनेक उदाहरण देते हुए चीन में सुधार के कारण और ये वृद्धि समृद्धि कैसी हो गई, तेज हो गई। ठीक, इन तेजी समृद्धि वृद्धि को देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लागू है। विद्वान तर्क देते हैं कि सुधार प्रक्रिया पाकिस्तान में तो सभी आर्थिक संकेतों में गिरावट आई है। हमने पिछले खंड में देखा है कि 1980 के दशक की तुलना में, कौन से 1980 के दशक की तुलना में जीडीपी क्षेत्रों में समृद्धि दर अभी भी में कोई सुधार नहीं हुआ है। यदि भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आंकड़ों का सरोकार है, परंतु पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करने वाले यह संकेत देते हैं कि निर्धनता बढ़ रही है। 1960 के दशक में निर्धनता का अनुमान 40% था, जो 1980 के बाद में आपका गिरकर 25% हो गया। हाल ही के दशकों में पुनः बढ़ाने और विद्वानों ने पाकिस्तान की आर्थिक समृद्धि की दर में कमी और बाप के निर्धनता को पुनः अनुभाव कर ये बातें कृषि समृद्धि, खाद्य पूर्ति, तकनीकी और व्यक्ति संसाधन आधारित ना होकर अच्छी फसल पर आधारित था। जब कोई अच्छी हो तो आर्थिक व्यवस्था में ठीक रहती हो और फसल अच्छी नहीं थी तो आर्थिक संकेतक नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। आपको ध्यान देना होगा, भारत को अपने भुगतान संकट को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक से उधार लेना पड़ा था। विदेशी मुद्रा प्रत्येक देश के लिए एक अनिवार्य घटक है। अरे भैया, विदेशी जो मुद्रा है प्रत्येक देश के लिए कैसी है, एक अनिवार्य घटक के रूप में, और यह जानना आवश्यक है इसको कैसे अर्जित किया जाए। यदि कोई देश अपने विनिर्मित उत्पाद धारणता और मुद्रा कमाने में सामर्थ्य है तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व के काम करने में पाकिस्तान कर्मियों की आय प्रेक्षण अस्थिरता के उत्पाद के निर्यात में प्राप्त होती। एक और विदेशी ऋण पर निर्भर करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और दूसरी ओर ऋण की जो कठिनाई है वो भी निरंतर हमको दिखती हुई दिख रही है। ठीक, ये सारे चीजें हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। आज थोड़ा सा जो बस खाली निष्कर्ष पर पहुंचना है। एक बार इसके निष्कर्ष को पढ़ लीजिए कि हमारा विकास अनुभव कैसा रहा, भारत और पाकिस्तान से हमने क्या सीख ली, चाइना के लंबे चले इस अनुभव में
1970 के बाद जो आपका विकासात्मक कार्य शुरू हुए, इसमें भारत में भी आपका कृषि से निर्भरता हटकर आपका विनिर्माण और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ी है, और आज भी हम ऐसी निर्धनता और इनको सबको देख रहे हैं। ऐसे करके आपका निष्कर्ष हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ना आप अगर इसको करेंगे तो इस तरीके से आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। 1991 के बाद से हुई आर्थिक समृद्धि, मतलब आर्थिक सुधारों ने इसको भारत में व्यापक विकास, फिलहाल आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में।